10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक उस टाइम का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप अपने पहले सफर पर निकलता है, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने वाला था। और इस जहाज में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेके छोटे मोटे वर्कर्स तक भी इस शिप में ट्रैवल कर रहे थे। और इस जहाज की कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स और मीडिया में इस शिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ये उस टाइम की सबसे बड़ी शिप भी थी, 269 मीटर लेंथ में, 53 मीटर्स हाइट में। और जो लग्जरीज इसमें यूज की गई हैं वो एक 5 स्टार होटल से भी ज्यादा है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी 7.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर हम इन्फ्लेशन से इसे कैलकुलेट करें आज के टाइम पे तो ये होते हैं पूरे 400 मिलियन यूएस डॉलर्स। स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनल्स, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, स्क्वैश बोर्ड, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। और तो जिस फीचर्स का यूज करा गया था टाइटैनिक को बनाने में, तो उस टाइम पे इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। मतलब ये ऐसी शिप है कि ये कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सेफ है ये। राइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने शिप को बनाया था। फिलिस एस फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद ही इसे आइसबर्ग वार्निंग्स मिलनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब 12 अप्रैल 1912। मतलब जिस एटलांटिक ओशन पे ये तैरकर जाने वाला था, उस एटलांटिक ओशंस में बहुत सारे आइसबर्ग्स मौजूद थे, जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। और ये वार्निंग्स इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले अक्सर जहाज एक दूसरे को वार्निंग्स देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आगे आइसबर्ग्स हैं या फिर नहीं। और ये सारा सिस्टम रेडियो के थ्रू ऑपरेट होता है। और ये सारी वार्निंग्स मिलने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती भी है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती, जो कि थी 40 किलोमीटर पर आवर। बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती है टाइटैनिक को। लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। और उस रात 14 अप्रैल की इस खास बात यह है कि उस रात को चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम थी उस रात। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफी हाइट पे होता है। उसे हम लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे किसी को बिठाकर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है उस पर नजर रखी जा सके, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं या फिर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही। और जो बंदा इस क्रोज नेस्ट पे बैठता था उसे बहुत ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ता था। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी। और वैसे ही रात का समय था तो ठंडी हवाओं की वजह से आंखों में आंसू भी आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। रात के 11:39 फेडरिक फ्लीट नाम का जो बंदा क्रोज नेस्ट पे बैठा था उस दिन टाइटैनिक के, ये अचानक से अपने सामने दिखता है बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़। मतलब आइसबर्ग आ गया है। और ये जल्दी से 3 बार घंटी बजाता भी है सिग्नल देने के लिए। और फिर फोन उठा के कॉल करता है ऑफिसर्स जो ब्रिज पे थे और चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से शिप को मोड़ा जाए। और फर्स्ट ऑफिसर ब्रिज पे बैठे हुए सुनते हैं और ऑफिसर्स को जाके सिग्नल देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लेट हो चुका है और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पे टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, लेंथ में 200 बाई 400 फीट का था, मतलब कि एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। और हाइट में ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन्स था। और आइसबर्ग का टकराव टाइटैनिक का उसके फ्रंट राइट साइड पर हुआ। लेकिन वो कौन सा पार्ट होता है शिप का? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि शिप का ये सामने वाला पार्ट होता है वो, इसके जो नीचे निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं। और करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ सड़ता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे मोटे होल्स भी आ गए। लेकिन आप ये सोचोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक बर्फ का टुकड़ा कैसे एक मेटल की शिप को काट सकता है? लेकिन आप सोच के देखिए, एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना ज्यादा होता है। कहने के लिए तो एक लकड़ी भी किसी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन अगर कोई गाड़ी तेज स्पीड में किसी पेड़ से आके ठुकती है तो उसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। सो यही सेम चीज टाइटैनिक के साथ भी होती है। और इस कोलिशन के बाद स्मिथ और उस शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू दोनों एक साथ मिले और देखने लगे कि शिप में कितनी प्रॉब्लम आई। और जब उन्होंने देखा तो वो शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि ये जहाज तो जल्द ही डूब जाएगा, क्योंकि इन्हें लगता था कि जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में से मैंने वीडियो में बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था क्योंकि इस शिप में 2 सेफ्टी फीचर्स बहुत कमाल के थे।
पहला, इस जहाज के बॉटम में एक डबल बॉटम हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि नीचे 2 लेयर लगी हुई हैं, मतलब अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो शिप की पूरी मेन बॉडी है, मतलब जो कि हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर गए तब भी शिप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस आइसबर्ग से जो इंपैक्ट हुआ था वो शिप के राइट साइड में हुआ था, मतलब डबल बॉटम हल जो था वो किसी काम का रहा ही नहीं, क्योंकि साइड में तो सिर्फ एक सिंगल लेयर ही लगी हुई थी। और ये इंपैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स भर चुके थे पानी से। लिमिट तो 4 तक ही थी और 6 भर चुके थे, मतलब टाइटैनिक अब जल्द ही डूबने वाला था। टकराव के करीब 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू से बताते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो के जरिए, तब कि जो आसपास जहाज होंगे वो हमारे सिग्नल्स को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक स्मिथ, जो कि इस कहानी के हीरो भी निकलते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स भेजते जाते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन वो भेजते जाते हैं। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कारपेथिया, एक जहाज जो कि टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो सिग्नल्स को पकड़ लेता है और टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो जहाज को मोड़ा जाए और टाइटैनिक को बचाया जाए। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये जहाज पास था, लेकिन ये पास की दूरी भी 107 किलोमीटर की थी। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पे भी चलकर टाइटैनिक के पास आएगा तब भी इससे 3.5 से 4 घंटे लगने वाले थे। और 3.5 घंटे तक क्या टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा? और ऑफिसर्स टाइटैनिक के फ्लेयर्स और रॉकेट्स जलाते हैं और शिप्स को सिग्नल देने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के सिवाय कोई और इन सिग्नल्स को नहीं देखता। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब इवैक्यूएट करा जाए, शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के हिसाब से औरतों और बच्चों को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात करी जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो यही मानते थे कि ये जहाज अनसिंकेबल है, कोई छोटी मोटी चोट आई होगी तो इससे हमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी वजह से जो पहली लाइफ बोट इवैक्यूएट हुई थी उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 पीपल ही गए थे। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता चला गया। जहाज अब टिल्ट होना स्टार्ट कर देता है और अब पैसेंजर्स को रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर्स को ये रियलाइजेशन हुई तो जबरदस्त क्योस हो गया पूरे शिप पर। रात के 1 बजे तक आगे वाले कंपार्टमेंट में शिप के इतना पानी भर चुका था कि जो बोट था शिप का वो पानी के अंदर डूबना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पीछे से बाहर आ गया, जो प्रोपेलर्स थे वो भी पानी से बाहर आ गए। और जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरे शिप में हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी टाइटैनिक शिप पर, क्योंकि लोग तो यही मानते थे कि टाइटैनिक तो कभी डूबने वाला नहीं है, तो लाइफ बोट्स की भी जरूरत कहां ही पड़ेगी। पूरे शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जिसमें अप्रोक्स 1200 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग प्रेजेंट थे। रात के 2:05 पे आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। क्योंकि उस टाइम कुछ लोगों ने जबरदस्ती करी भी थी लाइफ बोट्स अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने भाग्य को मान लिया था कि अब वो नहीं बचने वाले और वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना आखिरी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जहाज में ही रुके रहे। करीब 2:20 के बाद जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी की गहराइयों में खो गया। और पूरे 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पे मौजूद थे या तो जहाज के साथ पानी की गहराइयों में डूब गए, और जिन लोगों को स्विमिंग आती थी वो भी हाइपरथर्मिया की वजह से, ठंड की वजह से मारे गए, क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर था वो ही -2 डिग्री सेल्सियस था। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि वो एंड तक लड़ते रहे थे और अपने व्हील पर ही बने हुए थे और जहाज के साथ ही डूब गए। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। RMS कारपेथिया जहाज जो कि टाइटैनिक को बचाने के लिए आने वाला था, वो इस लोकेशन पे पहुंचता है 3:30 बजे के आसपास, करीब 1 घंटे लेट जो उस जहाज पे लोग थे उन्हें बचाने के लिए। जो लोग लाइफ बोट से निकल गए थे करीब 705 लोग, उन्हें ये सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेता है। इस टाइटैनिक के डिजास्टर्स के बाद बहुत से सवाल उठे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और कई इन्वेस्टिगेशंस भी हुई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक रह गए। कैसे लगेगा आप सबको अगर मैं कहूं कि उस रात टाइटैनिक के सबसे पास एक और शिप मौजूद थी? जी हां, एक और शिप मौजूद थी जो कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे हुए पैसेंजर्स को बचाने के लिए। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के करीब 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की मौजूद का SS कैलिफोर्नियन ने ही टाइटैनिक को भेजा था। सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत प्रेजेंट है।
उसके बाद करीब 11:15 रात के कैलिफोर्निया जहाज पे जो रेडियो ऑपरेटर था उन्होंने अपना रेडियो सिस्टम ही बंद कर दिया था कंप्लीटली। कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए रुक गया था, वो रात को आगे नहीं जाने वाला था खतरे को और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स को देखते हुए। जहाज को रात को रोक रखा था और रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीजन था कि उसे कोई भी सिग्नल्स नहीं मिले कि टाइटैनिक डूब रहा है। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पे बैठे हुए थे टाइटैनिक के, उन्हें ये जहाज क्लियरली दिख रहा था। और जब ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठ के उतार रहे थे तो उनमें से एक ऑफिसर्स ने कहा भी था कि वो देखो एक जहाज हमें दिख रहा है और वो हमें बचाने जल्दी आ जाएगा, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज जब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए, सिग्नल्स दिए गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पे जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली रॉकेट्स को देखा भी था टाइटैनिक से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज पे उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और कहा ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, टाइटैनिक पे बहुत अमीर अमीर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो पार्टीज वगैरह कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड इस बात को इग्नोर नहीं करते, टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच गई होती। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं, इन्हें SOS कॉल्स मिलती है टाइटैनिक से और ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जब तक बहुत लेट हो चुका था। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज ही पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। इंक्वायरी जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पे ही ब्लेम करती हैं। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक आदमी को ही ब्लेम नहीं किया जा सकता, सभी लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स वाला जैसे कि मैंने बताया वो सफिशिएंट नहीं थी शिप पे, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज बनाया था लग ही नहीं रहा था कि ये जहाज कभी डूबेगा। यहाँ पर इतनी लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं है। टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, इसके अलावा दूसरी चीज, जो टाइटैनिक के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक भी कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से जाके टकराया उसी दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोचकर कि इस जहाज पे क्या जरूरत है, ये तो कभी डूबने वाला ही नहीं है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयर व्हील्स पे मौजूद रॉबर्ट हिचिंस की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर डेक पे मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि शिप को एक्चुअली लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर दिया जाए। लेकिन पैनिक में आके रॉबर्ट ने उस जहाज को राइट साइड में टर्न कर दिया, मतलब आइसबर्ग के और पास में घुमा दिया। और जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी जब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी में यह भी पता लगा कि टाइटैनिक को इतनी ज्यादा वार्निंग्स दी गई थी कि आइसबर्ग है जहां पे आराम से चलो, स्पीड को धीरे करके चलो। ऐसा क्यों था और क्यों कैप्टन ने स्पीड को धीरे नहीं किया, इसके पीछे भी कई थ्योरीज बताई जाती हैं। इस एक डिजास्टर ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया। कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई जिससे कि ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में ना हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।